एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेक के बाद हेल्थ गुरु आप देख रहे हैं, जिसमें आज खास चर्चा चल रही है महिलाएं और हेल्थ चेकअप पर। किन किन उम्र की महिलाओं को किन किन हेल्थ चेकअप के लिए जाना चाहिए या भी नहीं, ये जानते हैं हम डॉक्टर अंजलि से। आप बता रही थी 20 से ऊपर तक की महिलाओं के हम काम जिक्र कर चुके हैं, हालांकि उससे ज़्यादा एज के हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े, लेकिन फिर भी हम अपने रन से चलते हैं। 40 के उम्र तक आते आते काफ़ी हार्मोनल चेंज होता है। मेनोपॉज एक सिचुएशन वो भी आता है मेनोपॉज का। एक बार आप हमारे दर्शकों को थोड़ा मेनोपॉज भी क्लियर करें, और उस वक्त जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उस वक्त क्या करना चाहिए, लाइफस्टाइल में क्या बदलाव होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, और क्या उस वक्त भी कोई टेस्ट होते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले तो ये जैसे अभी अनामिका ने मेनोपॉज का जिक्र किया। मेनोपॉज का मतलब ये है कि पीरियड्स का बंद हो जाना। जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स होते हैं, जिसको हम फीमेल सेक्स हार्मोन्स बोलते हैं, वो कम हो जाते हैं एंड ऑब्वियसली पीरियड्स बंद हो जाते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं, इनका पीरियड्स के अलावा भी हमारी बॉडी में एक बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा प्रभाव होता है। ये जो हार्मोन्स हैं हमारे हार्ट को प्रोटेक्शन देते हैं, ये हार्मोन्स हमारी बोन्स को प्रोटेक्शन देते हैं। तो जैसे ही किसी औरत का मेनोपॉज हो जाता है, इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी से बोन्स वीक होना शुरू हो जाती हैं और हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब मेनोपॉज हो जाए आप अपना एक रेगुलर डॉक्टरी चेकअप कराएं। ऑब्वियसली गायनेकोलॉजिकल चेकअप तो आप करवाएंगे ही, लेकिन अपना बोन्स का चेकअप करवाएं, अपना हार्ट का चेकअप कराएं। ऐसा कहा जाता है अनामिका कि मेनोपॉज होने से पहले एक फीमेल को हार्ट अटैक्स होने की संभावना मेल्स के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 1/20 होती है जी। 1/20, लेकिन मेनोपॉज होते ही वो रिस्क ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। दैट मीन्स जैसे ही मेनोपॉज हुआ, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की डेफिशिएंसी की वजह से जो हार्ट के ऊपर एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट था वो अब खत्म हो गया। इट इज़ वेरी रेयर कि हमें किसी यंग वुमेन को जिसको पीरियड्स हो रहे हैं वो हार्ट अटैक के साथ हमारे पास कभी आए, लेकिन पोस्ट मोनोपॉज होते ही हार्ट अटैक्स की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात करी, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि एक रेगुलर डॉक्टरी जांच होना बहुत ज़रूरी है, एंड प्लस लाइफस्टाइल करेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगेन इस समय हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो आपको एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा कैल्शियम ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेने की ज़रूरत है, बिकॉज वो कैल्शियम में रिच होते हैं। विटामिन डी लेने की ज़रूरत है, बिकॉज बोन सब आपकी वीक हो रही हैं। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करें, तभी वो कैल्शियम जो है बॉडी में बोन्स में से अंदर आगे पीछे मूव करता है। तो मैं ये समझती हूँ अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो मेनोपॉज इज जस्ट लाइक एनी अदर स्टेज इन लाइफ। ओके, तो अगर आप मेनोपॉज की स्थिति में हैं, यानी कि आपके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, और 40 की उम्र के बाद ये अक्सर देखने को मिलता है 42-44 की उम्र में, तो इन बातों का आप खास ख्याल रखें जिनका जिक्र अभी डॉक्टर अंजलि कर रही थी। गुड़गांव से हमारे साथ सुनीता जुड़ गई हैं, इन्हें सुनते हैं। नमस्कार सुनीता। हेलो। हेलो। हाँ जी, एक्चुअली जब पीरियड्स होते हैं तो बैक में ज़्यादा पेन होता है, तो उससे रिलेटेड ये कोई टू से सीरियस इट्स समथिंग? जी। देखिए, थोड़ा बहुत बैक पेन ड्यूरिंग पीरियड्स नॉर्मल होता है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा बैक पेन हो रहा है कि आप अपना नॉर्मल दिनचर्या नहीं कर पा रही हैं, अपना नॉर्मल डे टू डे काम भी नहीं कर पा रही हैं, यूजुअली इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। हो सकता है अंदर कुछ सूजन हो, इन्फेक्शन हो। एक और प्रॉब्लम होती है जिसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं, जिसके अंदर ओवरी और पेल्विस में कुछ छोटे छोटे ब्लड के स्पॉट्स बन जाते हैं, वो प्रॉब्लम हो सकती है। फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं। अगेन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक डॉक्टर के पास जाके अपना प्रॉपर तरीके से एक चेकअप कराएं। आपके डॉक्टर ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको बैक एक हो रहा है, और डेफिनेटली इस चीज़ का इलाज बिल्कुल संभव है। इसको ठीक तरीके से अगर ये हम आइडेंटिफाई करें तो प्रॉपर तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपना प्रॉपर चेकअप कराएं। और अगर थोड़ा बहुत पेन हो रहा है तो घबराने की कोई हाँ, थोड़ा बहुत पेन हर औरत को पीरियड्स के दौरान होता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, गर्भवती महिलाओं की अब हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहती हैं, बेबी प्लान किया हुआ है किसी ने, तो उनको कौन कौन से टेस्ट करवाने चाहिए? हाँ अनामिका, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहलू है।
इस चीज़ को हम प्री कंसेप्शन प्लानिंग बोलते हैं। मतलब जब आपने ये निर्णय ले लिया कि अब हमें अपनी फैमिली प्लान करनी है, आप पहले से डॉक्टर के पास जाएं, कुछ टेस्ट करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रेग्नेंट होएं तो आप अपनी बॉडी की बेस्ट स्टेट ऑफ हेल्थ में हों जी। स्पेशली आपका हीमोग्लोबिन ठीक होना चाहिए, स्पेशली आपका थायराइड ठीक होना चाहिए, स्पेशली आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए जी। शायद बहुत सारी महिलाओं को ये नहीं पता होगा कि अगर आपकी ब्लड शुगर हाई है, इट कैन इवन कॉज बर्थ डिफेक्ट्स इन द बेबीज। मतलब हाई शुगर में अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं तो प्रेगनेंसी में बर्थ डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर आपका थायराइड कंट्रोल नहीं है प्रेगनेंसी से पहले तो बच्चे के मानसिक विकास में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो डेफिनेटली आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगी, आपकी डिलीवरी में प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत ही सिंपल टेस्ट है। एक और टेस्ट है जिसको हम रूबेला टेस्ट बोलते हैं जी। रूबेला एक प्रकार का ऐसा इन्फेक्शन है जो कि अगर किसी प्रेगनेंसी में किसी लेडी को हो जाए तो उसको बर्थ डिफेक्ट्स होने का खतरा होता है। तो जब आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उससे पहले हम रूबेला इम्यूनिटी टेस्ट करते हैं जी। कि वाकई में आपकी बॉडी में रूबेला के अगेंस्ट अच्छी एंटीबॉडीज हैं या नहीं। अगर आपकी बॉडी में गुड एंटीबॉडीज ऑलरेडी हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में रूबेला के अगेंस्ट एंटीबॉडीज नहीं है तो हम एक छोटी सी वैक्सीन एडवाइस करते हैं जिससे आपकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज बन जाए एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको रूबेला होने का रिस्क बिल्कुल नहीं रहता। तो अगेन हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आप प्रेगनेंसी प्लान करें 5 मिनट निकाल के डॉक्टर के पास जाएं ताकि डॉक्टर आपका सही तरीके से चेकअप करें, आपको रिक्वायर्ड टेस्ट एडवाइस करें एंड आप वो चेकअप कराएं एंड उसके बाद आप भी हेल्दी रहे और एक हेल्दी बेबी को भी आप जन्म प्लान कर सकती हैं हेल्दी प्रेगनेंसी जी। तो हेल्दी प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले या उस वक्त क्या टेस्ट करवाने चाहिए, डॉक्टर अंजलि अभी वो बता रही थी। एक प्रेग्नेंट लेडी को कौन कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं वो आपसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले रेवाड़ी से हमारे साथ मीरा जुड़ी हुई हैं, इन्हें सुनते हैं। नमस्कार मीरा। हाँ जी, पूछिए अपना सवाल। मैम मेरी एज 38 है। मेरे मैम फॉरब्रेड है। एक बार दोहराएं आप। मैं रेवाड़ी से बोल रही हूँ मीरा, 38 है मेरी एज जी। समस्या बताएं मीरा। मैम मेरे फॉरब्रेड बताइए। मैंने ट्रीटमेंट वो अल्ट्रासाउंड करवाया था और उसमें बताया मैंने थायराइड भी चेक करवाया, ठीक है, बीपी भी मेरा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो इसका मैम क्या ट्रीटमेंट ले सकती हूँ मैं? मीरा आपने ये नहीं बताया कि आपको समस्या क्या है। फाइब्रॉइड पर से समस्या नहीं है, फाइब्रॉइड एक डायग्नोसिस है। आपको पहले क्या तकलीफ थी जिसके लिए आप डॉक्टर के पास गए? सब इसलिए कि डॉक्टर ने बोला आपको फाइब्रॉइड है, ये चिंता का विषय नहीं है। आपकी प्रॉब्लम क्या है पहले वो जानना जरूरी है, वो बताएं आप। मैम मेरा पीरियड ठीक नहीं आता है। क्या ठीक नहीं आता? ब्लड की गांठें आती है मेरे। हाँ, मतलब आपको हेवी पीरियड्स होने की शिकायत है? नहीं, हैवी नहीं है मैम, कम आता है, वो जब भी आता है तो पेन होता है और गांठें आती है। अगर कम आता है तो गांठें तो नहीं आ सकती हैं? नहीं, कभी कभी आती है मैम, ऐसे दर्द भी होता है, पेन भी होता है। अच्छा, तो फिर मीरा इसमें भी हम आपको यही सलाह देंगे कि फाइब्रॉइड कितना बड़ा है, कहाँ पे है। यूजुअली फाइब्रॉइड होने की वजह से पीरियड कम नहीं आता है, यूजुअली उससे हैवी पीरियड आता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड होता है। अगर आपको पीरियड बहुत ज़्यादा पेनफुल है तो आपके डॉक्टर वहाँ आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि फाइब्रॉइड के लिए क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फाइब्रॉइड की यूजुअली कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होती, मतलब ऐसी कोई दवाई या टैबलेट नहीं है जिससे कि हम फाइब्रॉइड को निकाल सकें या उसको हम गायब कर सकें। फाइब्रॉइड की ट्रीटमेंट केवल सर्जरी होती है, लेकिन वो भी सर्जरी केवल तभी करानी होती है जब फाइब्रॉइड की वजह से आपको कोई दिक्कत हो। डॉक्टर, फाइब्रॉइड एक्चुअली होते क्या है? फाइब्रॉइड्स आर बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ यूट्रस। मतलब जो यूट्रस की जो वॉल होती है उसके अंदर अगर कोई ओवर ग्रोथ हो जाती है, जिसको हम मेडिकल भाषा में ट्यूमर बोलते हैं जी, और अगर वो बिनाइन है, बिनाइन मतलब वो नॉन कैंसरस है, तो उसको हम फाइब्रॉइड बोलते हैं। सो पर से अगर फाइब्रॉइड प्रेजेंट है इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोई इलाज की संभव है या इलाज की जरूरत है या उसे कोई सर्जरी कराने की जरूरत है। घातक नहीं है? नहीं, बिल्कुल घातक नहीं है, बिल्कुल भी घातक नहीं है, बिल्कुल कैंसरस नहीं है, इससे डरने की बात नहीं है। एंड सिर्फ अगर अल्ट्रासाउंड में फाइब्रॉइड आया है और हमें ट्रीटमेंट करानी है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं और है। उसकी वजह से हैवी पीरियड्स की भी कोई शिकायत नहीं हो सकती है? नहीं, बिल्कुल हो सकती है, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फाइब्रॉइड की वजह से हैवी पीरियड्स हो सकते हैं, पेनफुल पीरियड्स हो सकते हैं। केवल उसी सूरत में हमें फाइब्रॉइड की सर्जरी या कुछ और ट्रीटमेंट करने की जरूरत है। लेकिन अगर फाइब्रॉइड वहां पे है और
पेशेंट को कोई दिक्कत नहीं है तो उसे चुपचाप वहीं पे रहने देना चाहिए, उसके लिए कुछ और नहीं भूल करना जाना चाहिए अनलेस एंड अनटिल वो बहुत बड़ा साइज में हो। चलिए, हमारे साथ करनाल से कविता जुड़ी हुई है, इन्हें सुनते हैं। नमस्कार कविता जी नमस्कार जी। जी मेरे को डॉक्टर साहिद से कुछ पूछना था। पूछिए। जी मेरे ना मोटापा ज्यादा हो गया डिलीवरी के बाद में। अभी डॉक्टर अंजलि इसी के बारे में बता भी रही थी। आपकी उम्र क्या होगी? जी मेरी उम्र है 29। 29 साल की हैं, सविता हैं, और आपने समस्या सुन ली डॉक्टर। सविता, आपसे मैं एक सिंपल सी बात कहूँगी कि आपने कभी भी किसी एनिमल को डिलीवरी के बाद मोटा नहीं देखा होगा। हाँ जी। है ना? मेरी ये इसलिए होता है कि ह्यूमन बीइंग ज़रूरत से ज़्यादा खाता है और एक्सरसाइज नहीं करता है, केवल इसीलिए वो मोटा हो जाता है। तो इस चीज़ का आंसर बहुत ही सिंपल है कि आपको अपने खाने का ध्यान रखना है, आपको एक्सरसाइज करनी है और आपको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करना है। अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगी तो मोटापे से आप बिल्कुल परेशान नहीं रहेंगी। एंड सिंपल सा आप एक ज़रूर थायराइड ज़रूर चेक करवा लीजिएगा। कभी कभी थायराइड की वजह से भी वेट गेन हो जाता है, लेकिन अगर आपका थायराइड ठीक है तो आपको इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। चलिए, और कविता के इस सवाल के साथ ही डॉक्टर, प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए क्या टेस्ट, उस वक्त क्या टेस्ट कराना चाहिए, हम उसकी बात कर चुके हैं, और प्रेगनेंसी के बाद की भी बात हम कर चुके हैं। 2 कॉलर्स ऑलमोस्ट हमने ले लिए। लेकिन एक प्रेग्नेंट लेडी, एक गर्भवती महिला को कौन कौन से टेस्ट करवाने ज़रूरी हैं? टेस्ट से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि रेगुलर चेकअप होना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है। चाहे आपको प्रॉब्लम है या नहीं है, आपने डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना बहुत ज़रूरी है जी। जनरली हम फर्स्ट 6 मंथ्स तक हर महीने चेकअप के लिए बुलाते हैं। उसके बाद 7th और 8th मंथ में एवरी 15 डेज बुलाते हैं और 9th मंथ में एवरी वीकली बुलाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इन चेकअप्स पे यू शुड स्टिक ऑन टू दीज चेकअप्स, बिकॉज हर चेकअप पे डॉक्टर ने कुछ कुछ चीज़ें प्लान करी होती हैं एडवाइस देने के लिए, कुछ टेस्ट कराने के लिए। जी। जो कॉमन टेस्ट हम प्रेगनेंसी में कराते हैं वो है आपका हीमोग्लोबिन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, रूबेला टेस्ट, HIV टेस्ट, हेपेटाइटिस टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड रेगुलर अल्ट्रासाउंड्स होना। जी। एक आमतौर से लोगों में एक बड़ा ये दिमाग में रहता है कि हम अल्ट्रासाउंड कराएं या ना कराएं, लेकिन मैं सब दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि अल्ट्रासाउंड बहुत ही सेफ होते हैं और प्रेगनेंसी में उनका एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो जब जब आपके डॉक्टर आपको अल्ट्रासाउंड के लिए एडवाइस करें, प्लीज़ आप उनकी सलाह ज़रूर मानें, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके बारे में और आपके बच्चे के बारे में मिल सकती है, जो कि बहुत ज़रूरी रहती है। चलिए, हमारे साथ सोना से हमारे नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, दिनेश। नमस्कार दिनेश। नमस्कार मैडम जी। पूछिए अपना सवाल। हाँ मैडम जी, मिसेस को घुटने में दर्द है मैडम, घुटने में 10-12 दिन से है मैडम, काफी दर्द है घुटने में, क्या प्रॉब्लम उसको? जी, उम्र क्या होगी? उम्र मैडम में 35 वर्ष है मैडम। 35 साल। डॉक्टर दिनेश जी, घुटने के दर्द के लिए तो गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको बेहतर सलाह नहीं दे पाएंगे। इसके लिए बेस्ट होगा कि आप किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास अपनी वाइफ को ले जाके तरीके से आप उनका इलाज कराएं। एक कॉमन कारण जो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी जॉइंट पेन्स और स्पेशली घुटनों में पेन हो सकता है। एक और कॉमन कारण घुटनों में पेन होने का होता है वेट का ज़्यादा होना। तो आप अगर आपकी वाइफ ओवर वेट है तो उनको इस चीज़ पे भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। एंड एक्सरसाइज करना अगेन बहुत ज़रूरी है आपकी जॉइंट्स एंड आपके नीज हर चीज़ को सही ऑर्डर में रखने के लिए। चलिए, हमारे साथ भिवानी से अगले कॉलर शशि। नमस्कार शशि जी। हेलो जी शशि जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी शशि, बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, मैं भिवानी से बोल रही हूँ। हेलो जी पूछिए, डॉक्टर अंजलि आपको सुन रही हैं। हाँ तो डॉक्टर साहब, मेरे को जैसे कि रसोली है बच्चादानी में। जी। मेरे को रसोली है बच्चादानी में। तो जैसे कि 4-5 साल पहले मैंने टेस्टिंग करवाई थी, साइज कम था जी। और अभी मैंने 4-5 दिन पहले करवाया, उसका साइज बड़ा है। शशि, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 44 है मैडम जी। तो जैसे कि एप्पल बोलते हैं, छोटा एप्पल या छोटा नींबू नहीं होता क्या, नींबू के आकार की है जी। तो उसके साथ 1-2 छोटी छोटी रसोली और भी है।
तो जैसे कि मैं डॉक्टर एनडी गुप्ता है हिसार में, उनको भी दिखाया है। जी। तो वो तो कहते हैं कि आप एक बार डॉक्टर आपके बारे में नाम लिया, उनसे सलाह कीजिए। जी। हाँ जी, अब बोलिए। शशि, अगर आपकी रसौली बढ़ रही है तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय हो सकता है। अगर रसौली छोटी है और आपको कोई दिक्कत नहीं कर रही है तो हम उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन रसौली का साइज अगर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और उससे आपको कोई दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली आपको जांच की ज़रूरत है। एंड उसके बाद ही हम आपको बता सकते हैं कि आगे उसकी कुछ ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट या सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती। लेकिन अगर रसौली का साइज़ बढ़ रहा है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से चेकअप करवाएं। चलिए, चेकअप के लिए इनको डॉक्टर के पास यानी जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। वापस हम डिस्कशन पे लौटते हैं। जरूर। पेप्समियर टेस्ट का आपने जिक्र किया था कॉलर को आंसर करते हुए, क्या चीज़ है वो? देखिए, पेप्समियर टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वो लेडी को सर्वाइकल कैंसर होने की रिस्क है कि नहीं है। सर्वाइकल कैंसर, इससे पहले मैं बताना चाहूँगी, ये गर्भाशय के मुंह का कैंसर होता है। गर्भाशय के मुंह, गर्भाशय जिसको हम यूट्रस बोलते हैं इंग्लिश में, उसके मुंह को हम सर्विक्स बोलते हैं जी। अगर सर्विक्स में कैंसर होता है तो हम उसे सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं जी। तो सर्वाइकल कैंसर को जांचने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे हम पेप्समियर टेस्ट कहते हैं। पेप्समियर टेस्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पेप्समियर टेस्ट करने से हम उन लेडीज़ को भी पकड़ सकते हैं जिन्हें आज से 8 या 10 साल के बाद कैंसर होने की संभावना भी है। जी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि लेडी हमारे पास कैंसर के साथ आई, अगर हमने वो टेस्ट किया हम उससे ये भी बता सकते हैं कि आगे 8-10 सालों में उसे कैंसर होने की संभावना है या नहीं। जी। तो ये एक प्रकार का स्क्रीनिंग या प्रिवेंटिव टेस्ट है और ये हर उस औरत को जो कि शादीशुदा है या सेक्सुअली एक्टिव है उसे हर साल ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। जी। सिंपल सा टेस्ट होता है, इनएक्सपेंसिव टेस्ट होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, केवल 5 मिनट का समय आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए निकालना है। एंड सिंपल से टेस्ट से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एंड अगर हम टाइम रहते ये जान सकें कि किसी लेडी को सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना है जी, तो आजकल बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिससे हम पहले ही उस चीज़ का, उस बीमारी की रोकथाम वहीं पे कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार का प्रिवेंटिव टेस्ट है जो मैं समझती हूँ हर लेडी को शादी होने के बाद हर साल जरूर कराना चाहिए। हर साल में एक बार जरूर पेप्समियर टेस्ट के लिए जाना चाहिए। और जैसा कि डॉक्टर अंजलि बता रही हैं कि ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आपके बजट के भीतर है, जेब ज़्यादा ढीली नहीं करनी। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर बजट से बाहर जा रहा है तो नहीं कराएंगे टेस्ट, डॉक्टर ने थोड़ी सजेस्ट किया है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। सर्विकल कैंसर से बचना है तो हर शादीशुदा महिला को साल में एक बार जरूर कराना चाहिए। जरूर कराना चाहिए। चलिए, इसके अलावा जितना अभी हमने समेट लिया अपने चर्चे में जितने टॉपिक्स को, उसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर बेहद ही कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं में। बिल्कुल। इस पर आप क्या कहेंगी? इससे बचने के लिए क्या करें? क्यों ज़्यादा ये प्रॉब्लम जो है, जैसे हमने कहा बेहद ही कॉमन प्रॉब्लम है, तो ये नौबत ही क्यों आती है? देखिए, एक औरत के शरीर में 2 प्रकार के कैंसर्स कॉमन होते हैं। एक तो सर्वाइकल कैंसर और उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर एंड ऑफ कोर्स उसके बाद यूट्राइन कैंसर्स और बाकी कैंसर्स होते हैं। लेकिन 2 कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जो है वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। जी। ब्रेस्ट कैंसर भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी अगर हम प्रिवेंशन करें या रेगुलर अगर हम उसकी जांच करते हैं तो हम उसे समय रहते ही पकड़ सकते हैं। जी। उससे पहले मैं ये अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर होने के लिए हाई रिस्क में होते हैं। अगर किसी लेडी को जल्दी पीरियड्स शुरू हुए हैं और उसको मेनोपॉज लेट हुआ है या अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, मतलब उसकी फैमिली में उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, मतलब उनकी मदर को, सिस्टर को, नानी को, दादी को ब्रेस्ट कैंसर है तो वो भी ब्रेस्ट कैंसर की हाई रिस्क कैटेगरी पे आती है। जी। तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है या किसी को अर्ली पीरियड हुआ है या लेट मेनोपॉज हुआ है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी रेगुलरली जांच कराएं। जो हम हर लेडी को सजेस्ट करते हैं उसको हम कहते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना हर लेडी को आना चाहिए। जी। हर लेडी को हर महीने पीरियड होने के बाद ज़रूर अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि अपने आप, अपने ही हाथों से ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, अपने ब्रेस्ट को अपने हाथों से फील करना है, चारों तरीके से पूरे ब्रेस्ट के एरिया को कवर करते हुए फील करना है
और अगर उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी लगती है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और डॉक्टर उसके बाद आपकी डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल खुद एग्जामिन करेंगे। अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो हम ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, स्पेशल एक्सरेज आते हैं जिसको हम मैमोग्राफी बोलते हैं, वो एडवाइस कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि पहली बात, पहले हर लेडी को पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट कैंसर किस किस को हो सकता है, और अगर हो सकता है तो हम उसकी प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एज ग्रुप है क्या कि किस एज के बाद से इसका खतरा ज़्यादा है? या हाँ, डेफिनेटली जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क बढ़ती जाती है। यंग लोगों में ब्रेस्ट कैंसर जनरली नहीं पाया जाता है, लेकिन 30 इयर्स के बाद मैं ये कहूँगी कि रेगुलर ब्रेस्ट चेकअप होना ज़रूरी है। तो 45 होने के बाद ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस हाई रिस्क ग्रुप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लेकिन 30 इयर्स के बाद एक रेगुलर चेकअप होना जिसके अंदर ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। ये आपके डॉक्टर सजेस्ट करेंगे कि सिंपल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन या ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राफी की ज़रूरत है, लेकिन रेगुलर ब्रेस्ट चेकअप होना ज़रूरी है। चलिए डॉक्टर अंजलि, महिलाएं और हेल्थ चेकअप, जो ये टॉपिक, ये विषय लेकर हम लोग 4 बजे यहाँ पर बैठे और कार्यक्रम शुरू किया, तकरीबन हर पहलू को, इससे रिलेटेड हर विषय को, हर टॉपिक को हम छू चुके हैं अभी तक। ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर हम अपने दर्शकों को एक टिप्स दिखा रहे हैं, हेल्थ टिप्स अपनी ओर से। डॉक्टर अंजलि से भी लेंगे इस ग्राफिक्स के बाद। कैल्शियम की जरूरत न सिर्फ मजबूत हड्डी और मजबूत दांतों के लिए है, बल्कि दिल के हेल्दी रहने और रक्तचाप नियंत्रित रखने के लिए भी कैल्शियम जरूरी है। ऐसे लोग जिनके शरीर में विटामिन डी की कमी होती है, उनका शरीर कैल्शियम का उपयोग 10% तक कम कर पाता है। एक औसत महिला को प्रतिदिन 1000 mg कैल्शियम और 200 IU विटामिन डी की जरूरत होती है। सहमत हैं आप ये क्लोजिंग टिप्स? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, स्पेशली मेनोपॉज के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड रेगुलर कैल्शियम इंटेक और विटामिन डी होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं एक और चीज़ कहूँगी कि आजकल हमारा जो सनलाइट एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा कम है। वी आर प्रैक्टिकली इंडोर्स, मतलब हम लोग ज़्यादातर कमरे के अंदर ही बंद रहते हैं, घर पे अंदर होते हैं, ऑफिस में भी अंदर होते हैं, बाहर निकलते हैं तो भी गाड़ी में जाते हैं, तो प्रैक्टिकली सनलाइट एक्सपोजर बहुत ही कम है। इसलिए ज़रूरी है कि आप धूप में समय निकाल के आधा पौना घंटा वॉक करें। एंड अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो आप अपना विटामिन डी का टेस्ट कराएं। अगर आपके विटामिन डी लेवल्स कम आते हैं एंड आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं विटामिन डी लेने के लिए, तो उस पर भी आप गौर फरमाएं। यानी थोड़ा बहुत मैं भी सीख रही हूँ अब ये कार्यक्रम करते करते कि क्या हेल्थ टिप्स दिए जा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजलि, हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ जानने और सीखने को भी मिला आपसे। थैंक यू। हेल्थ गुरु में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। अगले रविवार शाम 4 बजे फिर हाजिर होंगे एक नई टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।